रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है, आए शराबी मौसम बहकाए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। इस जैसे कई गीतों को अपनी जज्बाती अदाकारी से जीवंत करने वाले राजेश खन्ना ने अपने ज़माने में हिट फिल्मों का अंबार लगाकर बॉलीवुड को बताया था कि असली सुपरस्टार का मतलब क्या होता है। उनके बालों का स्टाइल हो या गुरु कॉलर वाली शर्ट पहनने का तरीका हो या पलकों को हल्के से झुकाकर गर्दन टेढ़ी कर निगाहों के तीर छोड़ने की अदा हो, उन्होंने सिनेमा प्रेमियों की पूरी एक पीढ़ी को सम्मोहित कर रखा था। राजेश खन्ना पर किताब लिखने वाले यासिर उस्मान बताते हैं। बंगाल से एक लेडी थी, बुजुर्ग थी। मैंने उनसे पूछा कि राजेश खन्ना क्या थे आपके लिए? तो बोली कि आप नहीं समझेंगे, आपकी उम्र नहीं है अभी समझने की, क्योंकि जो हमने देखा है वो आप समझ नहीं सकते। उनसे मैंने आगे पूछा तो उन्होंने बताया कि जब हम उनकी फिल्म देखने जाते थे उस दौर में, तो वो हमारी और उनकी डेट हुआ करती थी कि हम बाकायदा मेकअप करके और ब्यूटी पार्लर जाके अच्छे कपड़े पहन के जाते थे। तो हमें लगता था कि वो जो पर्दे की तरफ से जो पलके झपका रहे हैं और सिर झटक रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, वो हमारे लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये हॉल में बैठी हर लड़की को ऐसा ही महसूस होता था। एक जनाब वैंकूवर से आए हुए थे जो को कहते हैं हाँ, मैं आखिरी सलाम देने आया हूँ, क्योंकि उस वक्त मेरी जवानी का वक्त था और हिंदुस्तान में बड़ा स्ट्रगल कर रहा था। तो कहते लेकिन जब मैं इनकी फिल्में देखने जाता था तो वो स्ट्रगल भूल जाता था। मुझे लगता था कि बस ये जो है खुशी की इंतहा है कि मैं राजेश खन्ना को पर्दे पे देखूं। जिस मास एडुलेशन और मास हिस्टीरिया की बातें कर रहे हैं, वो अनगिनत किस्से मुझे सुनने को मिले कि कैसे वो सफ़ेद गाड़ी लड़कियों के लिपस्टिक के रंग से गुलाबी हो जाती थी, कैसे उनकी गाड़ी की धूल से लड़कियां मांग भरती थी। वो सब वाकई रियल किस्से हैं। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। 1965 में राजेश खन्ना ने यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स एंड फिल्म फेयर के प्रतिभा खोज अभियान में बाजी मारी थी। उसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्म फेयर यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कॉन्टेस्ट करके हुआ था, जिसको फिल्म फेयर टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की फिल्म फेयर मैगजीन है, और यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स में ये बी.आर. चोपड़ा थे, शक्ति सामंत थे जिन्होंने आराधना बाद में बनाई, वो भी थे, और जीपी सिप्पी भी थे। जीपी सिप्पी ने भी इनको साइन किया इनकी पहली फिल्म के लिए। ये सब लोग मिलके एक एक्टर्स ढूंढने का काम था। तो इसमें काफ़ी लोग चुने गए थे। राजेश खन्ना थे, विनोद मेहरा भी उसमें से एक थे, फरीदा जलाल भी उसमें से थी। मतलब ये ग्रुप था पूरा जो आया था। उनको एक पूछा गया कि आप क्या सुना सकते हो, तो उनका एक थिएटर का बड़ा मशहूर डायलॉग था, वो उन्होंने सुना दिया और फाइनली हो गए। और फिर जीपी सिप्पी साहब ने सबसे पहले अपनी फिल्म राज दी, राज जिसमें डबल रोल था इनका, और उसके बाद आखिरी खत साइन की चेतन आनंद की। तो आखिरी खत पहले रिलीज हो गई, फ्लॉप हो गई। अगर आप आज उस फिल्म को देखेंगे तो उसमें जो रोमांटिक सॉन्ग्स हैं उसमें पहली बार राजेश खन्ना के आपको नजर आएंगे। वो जो अदा बाद में चल के बहुत मशहूर हुई। राजेश खन्ना के बारे में हमेशा मशहूर था कि एरोगेंट हैं, लेट आते हैं। तो मैंने पूछा कि रास के वक्त से था या तो शुरू से ही होते हैं ये सब ट्रेड्स, तो पता चला कि शुरू से थे। तो जब पहला दिन शूटिंग थी इनकी, तो सुबह 8 बजे बुलाया गया था इनको, आदत के मुताबिक 11 बजे पहुंचे। तो सब लोग देख रहे कि ये तो नया लड़का है, पहला शूट है, ये कैसा कर सकता है ऐसे। तो सब लोगों ने घूर के देखा, थोड़ी डांट भी लगाई जो टेक्नीशियंस थे सीनियर। तो इन्होंने कहा कि देखिए, एक्टिंग और करियर की ऐसी की तैसी, मैं किसी भी चीज़ के लिए अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलूंगा। तो सब खामोश हो गए। इस तेवर के साथ दो चीज़ें होती हैं, बीच का कुछ नहीं होता, कि या तो आदमी बहुत ऊपर जाता है या तो बहुत नीचे जाता है। यूं तो राजेश खन्ना की पहली फिल्म राज थी, लेकिन जिस फिल्म ने उन्हें राष्ट्रीय पहचान दी वो थी आराधना। ये फिल्म बनाई गई थी शर्मिला टैगोर के लिए, लेकिन इसने लॉन्च किया राजेश खन्ना को। बॉलीवुड न्यूज सर्विस के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश रहेजा बताते हैं। मुझे अभी तक याद है, मेरा बड़ा भाई गोपाल अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए उस जमाने का सबसे लोकप्रिय गीत मेरे सपनों की रानी इतनी जोर से बजाया करता था कि वो सामने की बिल्डिंग में रहने वाली उस लड़की को साफ सुनाई देता था। इस गाने को राजेश खन्ना पर एक खुली जीप में फिल्माया गया था जो एक ट्रेन के साथ साथ चल रही है। इसकी शूटिंग दार्जिलिंग में हुई थी और दिलचस्प बात यह थी कि इसे शर्मिला टैगोर के बिना शूट किया गया था। बाद में उनके पजामे को स्टूडियो में शूट कर
एडिटिंग टेबल पर फिल्म के दूसरे फुटेज के साथ मिला दिया गया था। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। राजेश खन्ना का छोटा सा रोल था, वो शर्मिला टैगोर के पति बने थे, जो कि जिसकी शुरुआत में ही मौत हो जाती है। तो शेप लेती गई फिल्म, कहानी आगे भी बढ़ती गई। उसमें फिर ये तय हुआ कि जो बेटे का रोल है वो भी इसको ही दे दिया जाए। ऐसा कुछ खास रोल नहीं है बेटे का भी, कहानी का जो सेंटर है वो तो माँ है। तो जब तक पूरी हुई तो राजेश खन्ना के डबल रोल हो चुके थे उसमें। उसके बाद जब रिलीज़ हुई फिल्म तो इस तरह उसका प्रमोशन किया गया कि शर्मिला टैगोर की मदर इंडिया है। लेकिन अजीब सा करिश्मा हुआ कि जो पहले ट्रायल शो देख के लोग निकले तो वो शर्मिला टैगोर के बजाय ढूंढे वो लड़का किधर है। तो राजेश खन्ना ने अपने इंटरव्यू में बोला कि शो शुरू होने से पहले मैं नमस्ते कर रहा था, हाई कर रहा था, कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसके बाद वो मुझे ढूंढते हुए आया, मैं होटल चला गया था कि मुझे होटल से बुलाया गया कि आइए आपकी पूछ हो रही है। उसके बाद जो शुरू हुआ, जो ये सिलसिला जिसको कहते हैं कि 13-14 लगातार कामयाबी का सिलसिला, वो अजीबो गरीब था। और वो मास हिस्टीरिया इस सेंस में था कि एक तो ना सोशल मीडिया था, ना टीवी चैनल्स थे, कुछ नहीं था। और अचानक ये एक लड़का आया और अचानक छा गया। और हर फिल्म आ रही है जुबली हिट, हर फिल्म आ रही है ब्लॉकबस्टर हो रही है। आराधना चल रही है एक थिएटर में, रॉक्सी में, और बगल में ओपेरा हाउस है उसके सामने, उसमें 2 रास्ते चल रही है। लोग आराधना से निकल रहे हैं, 2 रास्ते देखने जा रहे हैं, वहाँ से निकल रहे हैं, ये फिल्म देखने जा रहे हैं। तो ये करिश्मा अजीबो गरीब था कि जितने भी बड़े थिएटर हैं वहाँ एक साल भर से या 6 महीने में 6-7 राजेश खन्ना की फिल्में चल रही हैं। इसके बाद 4 वर्षों तक राजेश खन्ना एक नेशनल ऑब्सेशन बन गए। मशहूर फिल्म कहानीकार सलीम खां बताते हैं कि किसी अभिनेता के प्रति ऐसी दीवानगी उन्होंने न तब देखी और न फिर कभी। He was the biggest star ever. सलमान खान, शाहरुख खान, जितने भी आए, राजेंद्र कुमार, उसका जो 69 से लेके जो पीरियड था 75 तक, वो जो उसने छुआ है, होता है ना कि एक नदी में एक लगा होता है ना, खंबा लगा होता है ना कि यहाँ तक पानी आया था, वो जहाँ तक गया था वो वहाँ तो अभी तक कोई नहीं गया। रीजन ये था कि एक तो यू कैन आइडेंटिफाई विद हिम, ही यूज्ड टू लुक लाइक ए नेक्स्ट नेबर बॉय, ही इज अ वेरी चार्मिंग स्माइल, ही हैड गुड वॉइस, और म्यूजिक बहुत अच्छा मिला। जब वो आदमी की कुंडली चलती है, जब लक चलती है, तो उसको बहुत तरफ से उसको सपोर्ट मिलता है। 70 और 80 के दशक के एक नामी अभिनेता नवीन निश्चल बताते हैं कि एक बार वो मुंबई के मशहूर ताज होटल में एक शादी में शामिल होने गए थे। मैं हॉल में घुस रहा था और राजेश खन्ना हॉल से बाहर निकल रहे थे। आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगे कि उनके पीछे हॉल में खड़ा एक एक शख्स बाहर निकल आया। नवीन निश्चल ने मुझे बोला कि एक पार्टी थी, उन्होंने कहा कि मैंने राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन दोनों के साथ काम किया, दोनों की मैं बहुत इज्जत करता हूं, दोनों बड़े स्टार हैं। और उस वक्त अमिताभ बच्चन का दौर शुरू हो गया था, शोले आ गई थी, दीवार आ गई थी। लेकिन एक पार्टी में, एक शादी की पार्टी में बहुत बड़े बड़े स्टार थे, राजेंद्र कुमार थे, धर्मेंद्र थे, शायद राज कपूर भी थे, सब लोग थे। लेकिन अचानक राजेश खन्ना की एंट्री हुई। उन्होंने कहा कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि सारे मीडिया के जितने कैमरे थे वो सब उनकी तरफ घूम गए और एक हुजूम चल रहा था। कम से कम 400-500 लोग जितने भी शादी में मौजूद थे वो सिर्फ राजेश खन्ना के पीछे थे। तो ये कहते ये ही वॉज लाइक अ पाइट पाइपर। उन्होंने कहा कि ये मैंने कभी नहीं देखा, मैं सालों साल फिल्म इंडस्ट्री में रहा, तो ये जादू सिर्फ उन्हीं के पास था। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आनंद फिल्म के क्लाइमेक्स को राजेश खन्ना के करियर का वाटरशेड मोमेंट कहा जा सकता है, जिसका जिक्र किए बगैर राजेश खन्ना पर कोई भी चर्चा आज भी अधूरी है। फिल्म का क्लाइमैक्स है कि राजेश खन्ना की मौत हो गई और अमिताभ उन्हें झंझोड़ रहे हैं कि तुम ऐसे नहीं मर सकते हो, कैसे मर सकते हो तुम मुझसे बात किए बिना। और अचानक राजेश खन्ना की आवाज आती है पीछे से, जो कि वो टेप है, जो कि बड़ा दिलचस्प एडिटिंग टूल भी है अगर हम फिल्म मेकिंग की टेक्निक देखें तो। और वो इतना शानदार था कि सब लोग शॉक्ड हैं जो ऑडियंस फिल्म देख रहे हैं बड़े पर्दे पे। वो इतना कमाल का है कि आपको एकदम हिट करता है कि राजेश खन्ना ये जो बोल रहा था 2 घंटे से बोले जा रहा था, वो अचानक खामोश हो गया है। और जब आप उस शौक में हो तो अचानक पीछे से आवाज आती है
है तो आपको लगता है कि नहीं अभी जिंदा है। वो जो राजेश खन्ना की मैनरिज्म थी, वो जो खास अभिनय का अंदाज था, वो उसकी पीक थी मेरे ख्याल से। अमिताभ बच्चन उस वक्त उतने बड़े स्टार नहीं थे, तो वो बहुत घबरा रहे थे कि मैं कैसे करूंगा, ये इतना मौत का सीन है, मैं मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा, राजेश खन्ना के सामने वो मर रहे हैं, मैं कैसे रिएक्ट करूं। तो महमूद उनके बड़े करीब थे, तो अमिताभ ने पूछा कि महमूद भाईजान, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बड़ा परेशान हूँ, 2 रातों से सोया नहीं, कि राजेश खन्ना के साथ डेथ सीन करना है राजेश खन्ना का, मैं कैसे रिएक्ट करूँ। तो उन्होंने कहा कि महमूद ने बस एक लाइन कही कि तुम सोचो राजेश खन्ना वाकई मर गए हैं। तो राजेश खन्ना मर गए हैं, समझ रहे हो इस बात को, कितनी मतलब राजेश खन्ना कौन है मालूम है ना, राजेश खन्ना मर गए हैं, इसके अलावा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाएगा सीन। मैं तुम्हें इस तरह खामोश नहीं होने दूंगा। 6 महीने से तुम्हारी बक सुन रहा हूं मैं, बोल बोल के मेरा सर खा गए हो तुम। बोलो, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे। बाबूमशाई, बाबूमशाई, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पना, उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। आनंद मरा नहीं, आनंद मरते नहीं। यूं तो राजेश खन्ना पर लाखों लड़कियां मरा करती थीं, लेकिन उनकी सबसे नजदीकी दोस्त थीं अंजू महेंद्रू। अंजू उनकी जिंदगी में तब से थी जब से वो स्ट्रगलर थे, और बड़ा साथ दिया। अंजू भी स्ट्रगल कर रही थी आने के लिए। अंजू फिल्म फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी पुरानी। उसके बाद जब वो स्टार बन गए तो अंजू महेंद्रू के घर पे होते थे, और बाहर जो उनकी गाड़ी थी उसको स्कूल की लड़कियां और कॉलेज की लड़कियां घेर के खड़ी हो जाती थी। तो ये जो कामयाबी के साथ रिश्ते में बदलाव आया, तो कहीं ना कहीं बड़े स्टार बन गए राजेश खन्ना, और वो चाहते थे कि अंजू भी इस स्टारडम को महसूस करेंगे। तो अंजू कहती थी कि मेरे लिए तो ये वही जतिन थे, लेकिन वो चाहते थे कि मैं उनको सुपरस्टार की तरह उनको सुपरस्टार समझूं और वैसे बर्ताव करूं, जो मेरे लिए मुमकिन नहीं था। प्लस कहते थे कि उनको तारीफ करने वालों की जरूरत थी, और वो उन्हीं लोगों से घिरे रहना पसंद करते थे। मुझे कुछ गलत लगता था तो मैं बताती थी, जैसे कि मैं पहले बताती थी जब वो स्ट्रगल कर रहे थे। हुआ भी ये कि ये बहुत जब कामयाबी के साथ वक्त नहीं दे पाते थे अंजू महेंद्रू को, और ये फिर रिश्ते में दरारें शुरू हो गई आना। और फिर फाइनली डिम्पल की एंट्री हुई घर में। डिम्पल बहुत छोटी थी, और मतलब 3-4 दिन के अंदर उन्होंने फैसला किया कि बस शादी है। और फिर ऐसे हो गया, अंजू को बहुत बाद में पता चला कि जब सब कुछ हो गया, तय हो गया कि अब शादी है परसों, जब बारात जा रही थी बांद्रा से जूहू, तो उन्होंने रास्ता बदल के उसको अंजू महेंद्रू के घर के आगे से लेके गए। तो ये थोड़ा था इस तरह का कि कुछ बताता हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। ये शायद हमेशा से था, गुस्सा और स्पाइट जो थी ये थी हमेशा से शख्सियत में। हालांकि बाद में बहुत साल बाद अंजू महेंद्रू से दोस्ती हो गई उनकी, लेकिन ये सब तो बड़ा कवर हुआ, और ये उनकी शख्सियत का एक अजीब सा पहलू है। दुनिया का हर अच्छा सिलसिला हमेशा के लिए ऐसा नहीं रहता। राजेश खन्ना के साथ भी ऐसा ही हुआ। कहा यह गया कि वो सफलता को ढंग से हैंडल नहीं कर पाए। Success has destroyed more people than failure will ever do. So, कामयाबी दोहरा नशा होता है। एक तो कामयाबी बढ़ती है तो पैसा आता है, अगर इसकी ज्यादती हो जाती है तो लड़खड़ा के गिर जाता है आदमी। मुश्किल काम होता है कामयाबी को हजम करना। वो कहीं ना कहीं एक रहा कि थोड़े बैलेंस नहीं कर पाए, और लोग कहते हैं कि अरे अच्छी स्क्रिप्ट नहीं की, स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते। तो मेरा मानना है कि कोई भी बड़ा स्टार हो, बड़ा मुश्किल होता है कि जितनी फिल्में साल में 10 फिल्में करते थे वो, उनको था कि ज़्यादा नज़र आऊँ पर्दे पे, लोग मुझे ज़्यादा देखना चाहते हैं। तो वो बैलेंस कहीं ना कहीं मिस हो गया। एरोगेंस था शुरू से था, और जब कामयाबी आई तो बढ़ता गया। एक बड़ी दिलचस्प कहानी है इस बारे में कि सलीम साहब करीबी थे, हाथी मेरे साथी सलीम जावेद ने लिखी थी। वो राजेश खन्ना की सबसे कामयाब फिल्म है, सलीम जावेद की लिखी हुई। तो सलीम खान अक्सर इनके घर जाते थे, तो उन्होंने बताया कि एक बार किसी मैगजीन ने संजीव कुमार पे कवर स्टोरी की। उसमें सलीम खान से पूछा गया कि आपको क्या लगता है संजीव कुमार कैसे एक्टर हैं, तो उन्होंने जैसे तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छे हैं और रेंज बहुत है, ये सब कर दिया। खैर ये सब हो गया, तो राजेश खन्ना महबूब स्टूडियो है बांद्रा में, वहीं शूट कर रहे थे। उनकी नज़र पड़ी और फौरन ड्राइवर को बोला कि सलीम साहब को बुला के लाइए। तो पास में ही घर है, वो बुलाने गए नॉक नॉक। तो सलीम साहब से ड्राइवर बोलते हैं कि चलिए, बुलाया है काका जी ने। उन्होंने कहा ठीक है मैं आता हूँ तैयार होकर। उन्होंने कहा नहीं फ़ौरन बुलाया है। तो वो गाड़ी में बैठ के गए सलीम साहब राजेश खन्ना की। तो वहाँ पे वो उनकी एक इंपोर्टेड गाड़ी और हुआ करती थी राजेश खन्ना की, उसकी बोनट पे बैठ के मैगजीन पढ़ रहे थे वो। तो उन्होंने सलीम साहब की तरफ देखा, फिर मैगजीन की तरफ देखा। तो वो आए, हाँ आपने मुझे बुलाया, ये आपने लिखा है।
तो सलीम खान की समझ में नहीं आया, उन्होंने झाँक के देखा तो संजीव कुमार वाली स्टोरी थी। उन्होंने कहा हाँ, तो आपको लगता है संजीव कुमार अच्छे एक्टर हैं? तो सलीम खान ने कहा हाँ, अच्छे एक्टर हैं। तो राजेश खन्ना ने पूछा और मैं? तो सलीम खान थोड़ा पजल्ड हो गए कि कैसा सवाल है। फिर उन्होंने राजेश खन्ना से कहा कि ये तो दिस स्टोरी वाज अबाउट संजीव कुमार, आपके बारे में कोई पूछेगा, कवर स्टोरी करेगा तो आपके बारे में भी बोलेंगे। कि उसके बाद उन्होंने मुझे मेरी तरफ देखा, मैगजीन बंद की, रखी और चले गए। मतलब अगले 6 महीने तक कोई फ़ोन नहीं आया। बोलते वो ऐसे ही थे। और फिर एंग्री यंग मैन की एंट्री के साथ ही रोमांटिक फिल्मों का युग पुराना लगने लगा। राजेश खन्ना ने कुछ ऐसी फिल्मों में काम किया जिन्होंने उनके करियर को बहुत नुकसान पहुंचाया। ओवर एक्सपोजर भी एक चीज़ होती है, प्लस थोड़ा दौर भी बदल रहा था। इमरजेंसी के बाद एक थोड़ा सा जनरल मूड जो चेंज होता है नेशन का, वो चेंज हो गया था कि थोड़ा रोमांस से एक्शन की तरफ जा रहे थे। तो उसी दौर में बिल्कुल सलीम जावेद का एंग्री यंग मैन, जंजीर आ गई, कामयाब हो गई, फिर शोले, दीवार आ गई। तो एकदम एक पैरेलल जो था वो ये गुस्से वाले कैरेक्टर्स खड़े हो रहे थे। राजेश खन्ना का यूएसपी गुस्सा नहीं था। राजेश खन्ना प्राइमरीली वाज अ रोमांटिक स्टार, और ये आखिर तक रहा। उन्होंने 80s में की कुछ खराब सी एक्शन फिल्में, लेकिन वो कभी उसमें नेचुरल नहीं थे। अचानक से ट्रेंड बदला फिल्म इंडस्ट्री में, उस ट्रेंड का शिकार वो हो गए और बड़े डिप्रेशन में आ गए। और ये नमक हराम से बेसिकली चेंज हुआ अगेन। तो जब नमक हराम साइन की गई थी तो राजेश खन्ना सुपरस्टार थे, अमिताभ बच्चन उतने बड़े स्टार नहीं थे। जंजीर की शूटिंग कर रहे थे, जंजीर रिलीज नहीं हुई थी। सचिन पिलगांवकर एक एक्टर हैं जो नदिया के पार में हीरो थे, उन्होंने राजेश खन्ना मतलब क्लोजली देखते हैं, वो काफ़ी एनसाइक्लोपीडिया हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं एक थिएटर में बॉम्बे के देख रहा था नमक हराम। उनका कि फिल्म के हीरो राजेश खन्ना थे, पूरी फिल्म लोग देख रहे हैं, अचानक क्लाइमैक्स से पहले अमिताभ बच्चन बस्ती में आता है और चीख के डायलॉग बोलता है और कहते कि ऐसा शोर हुआ तालियों का जैसे आराधना के वक्त राजेश खन्ना के लिए हुआ था। मतलब वक्त बदल रहा था। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट एक इंसिडेंट है वो ये है कि ये जो बदल रहा था, इसमें मुंबई की बाबर एसोसिएशन थी, जो बाल काटने वाले बाबर्स होते हैं। तो उनकी दुकान पे पहले ऐसे होता था कि आप दिलीप कुमार कट, देवानंद कट, ऐसे बोर्ड्स लगा करते थे कि ऐसे कटवाइए बाल। तो जो बाबर्स एसोसिएशन ने नया बोर्ड बनवाया, उसमें 2 बड़ी नई एंट्रीज की गई। उसमें था राजेश खन्ना हेयर कट 2 रुपये और अमिताभ बच्चन हेयर कट 3.5 रुपये। कई फ्लॉप फिल्मों के बाद राजेश खन्ना ने सौतन में कमबैक किया और एक बार लगा कि पुराने राजेश खन्ना वापस आ रहे हैं। उस फिल्म के निर्देशक सावन कुमार टाग बताते हैं कि उस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही राजेश खन्ना का टीना मुनीम से रोमांस शुरू हुआ था और डिम्पल कपाडिया उनके जीवन से बाहर चली गई थी। डिम्पल जी आई थी, डिम्पल जी वहाँ कुछ दिन रही, और जब डिम्पल जी ने अपनी आंखों से देखा तो जब हम शूटिंग करके आए तो डिम्पी 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 ढूंढ रहे कमरे में, कहीं नहीं है। तो मैंने कहा काका जी एक चीज़ नोटिस नहीं किया आपने बेडरूम में? बोले क्या? मैंने कहा देखो ड्रेसिंग टेबल पे क्या लिखा है कांच के ऊपर, आई लव यू समथिंग लाइक दैट, गुड बाय। गुड बाय करके कहाँ चले? बोले कहीं होगी नीचे, ऐसे ही करती है, कई बार मजाक करती है वैसे। तो मैंने कहा नहीं, हम लोग सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं है। मैंने कहा जी यू आर नॉट फाइंडिंग द मीनिंग इन बिटवीन द लाइन्स। बोले क्या मतलब? मैंने कहा आई थिंक शी टेकन द फ्लाइट एंड गॉन टू इंडिया। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि वो डिम्पल जी ने जहाँ तक देख लिया तो ऊपर तक सर से गुजर गया था उनके पानी। तो शी फेल्ट लिटिल हर्ट, बट काका जी ने ऐसा लगा जैसे ही नॉट केयर्ड कि उसको बुरा लग जाएगा, ये करेगा, कुछ ऐसे ही मस्ती मजाक करते रहे सब। उसके बाद ये ज़्यादा फ्री हो गए, फिर इनका रोमांस हो गया। मेरे को तो देखे क्या उनकी लाइफ है, मुझे दुख तो हुआ है। मैंने जो हुआ अच्छा नहीं होगा। बोले नहीं यार भूल जाओ, आई एम हैप्पी। तो डिम्पल जी डिडंट रिटर्न आशीर्वाद। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। अपने जीवन के आखिरी चरण में राजेश खन्ना बहुत एकाकी हो गए। उन्हें कैंसर ने जकड़ लिया। उनके करीबी लोग अंत तक उनका मनोबल बढ़ाते रहे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन एक दिन राजेश खन्ना ने टूटती हुई आवाज में कहा, टाइम अप हो गया, पैकअप।
टैक्स प्रॉब्लम्स के चलते उनका बंगला सील कर दिया था कुछ साल के लिए इनकम टैक्स ने, तो वो अपने ऑफिस में रहते थे और उसके बगल में एक मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट हुआ करता था, तो वहाँ जाते थे और एक बर्गर खाते थे और स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पीते थे, उनका बड़ा फेवरेट था। कई शाम को अकेले ड्राइव करके जाते थे, तो वो इंतज़ार करते थे कि कोई आए और पहचान ले। ऐसा कभी कभी होता था, कोई पुराना फ़ैन होता था, आ जाता था, तो बड़े खुश होते थे। और वो जिस अवार्ड फंक्शन में भी जाते थे, जिस महफिल में जाते थे, वो यही कहते थे, जो उनका दाग का जो शायर का लिखा हुआ शेर है, इज्जतें शोहरतें चाहतें कोई भी चीज़ इस दुनिया में रहती नहीं, आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। रेहान फजल, BBC।